हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल जीरो से सीखेंगे कि पाइथन से कंप्यूटर में फ़ाइल कैसे बनाते हैं, उसमें डेटा कैसे लिखते हैं और वापस उसे कैसे पढ़ते हैं। लेकिन रुकिए, मैं आपको सिर्फ कोड रटवाऊंगा नहीं, बल्कि इस छोटे से कोड के 4 ऐसे हिडन सीक्रेट बताऊंगा जो बड़े बड़े डेवलपर्स भी नहीं जानते, और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो आज के टॉपिक में हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं और उसमें कुछ राइट करते हैं, ये सीखने वाले हैं। इसके लिए हमें पाइथन में जो हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल होता है वो इंपोर्ट करना होगा। तो हमने जैसे कि पहले भी बात की थी अपनी पुरानी वीडियो में कि अगर हमें कोई बिल्ट इन मॉड्यूल पाइथन में लेके आना है तो हम उसको, उसके दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर ले, या फिर उसमें हम इंपोर्ट के साथ साथ उसमें फ्रॉम का यूज करें। तो फ्रॉम का अगर हम यूज करेंगे तो जो भी हमारा मेथड होता है उस मॉड्यूल के अंदर उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें पाथ लिब या जो भी हमारा मॉड्यूल होता है उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पे अपना फाइल, ये है जो हमारा मॉड्यूल है, वो फाइल को क्रिएट रीड राइट का ऑपरेशन कराएगा। तो उसके लिए जो पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल होता है वो पाथ लिब होता है, ठीक है। तो उस पाथ लिब में से हमें इंपोर्ट करना है पाथ, ठीक है। तो इतनी सी कमांड हमें डालनी होगी, फ्रॉम पाथ लिब इंपोर्ट पाथ। इसके बाद हम अपना जो भी हमें फाइल का ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो फाइल का जो पहला कोड होगा फाइल क्रिएट करने के लिए वो होगा, जैसे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। हमें यहाँ पे अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है, जैसे उसका नाम दे देते हैं माई फाइल, और हम अपने जो हमारा मेथड है पाथ उसको यूज कर लेते हैं और अपनी फ़ाइल का एक यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है। हम बस इतना सा कोड अभी एक बार रन करके देखते हैं कि इससे हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें आउटपुट में तो कुछ नहीं मिला, और अगर हम अपने लेफ़्ट साइड में देखें तो हमारी माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी के नाम से कोई भी फाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई। अब ज़्यादातर हमें लगता होगा कि, या ज़्यादातर लोग यही सीखते होंगे कि जब भी हम ऐसा कुछ पाथ लिखते हैं तो उससे हमारी फ़ाइल क्रिएट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लाइन के लिखने से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में कोई भी फाइल नहीं बनी है अब तक। पाइथन ने अभी सिर्फ अपनी मेमोरी में एक पाथ क्रिएट किया है, फाइल अभी क्रिएट हुई ही नहीं है। फाइल कब बनेगी, चलिए अगली लाइन लिखकर देखते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारी फ़ाइल है उसका हमारा जो फाइल का नेम है, जिसमें वो जिस वेरिएबल में वो क्रिएट होगी वो माई फाइल ही है। अब उसमें अगर हमें अपनी फ़ाइल को में कुछ लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट टेक्स्ट जो हमारा ये मेथड है इसका यूज करेंगे, और फिर हम अपना जो पैरेंथेसिस से स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर हम डायरेक्ट अपना जो भी फाइल जब ये फाइल ओपन हो और उसमें जब भी पहला टेक्स्ट लिखा जाए या पहली लाइन लिखी जाए, हम उस लाइन को डायरेक्टली यहाँ पे अपना टाइप कर देंगे। ठीक है, तो हमने बस इसमें एक सिंपल सा मैसेज लिखा है कि हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइन। अब अब हम देखते हैं कि इस सिर्फ इतना कोड लिखने से क्या हमारी फ़ाइल क्रिएट होती है और उसमें ये मैसेज लिखा आता है या नहीं आता है। तो कोड को दोबारा से रन करते हैं। अभी जैसे हमने देखा तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ और यहाँ पे एक माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई, और इसमें जो भी हमने यहाँ पे मैसेज टाइप किया था, ठीक है, वो हमारा एज इट इज़ इस फाइल के अंदर आ गया, ठीक है। तो
हमने देखा कि पहले वाली लाइन से हमने यहाँ पे सिर्फ एक पाथ डिफाइन किया, यानी कि जो भी हमारी फ़ाइल क्रिएट होने वाली है, जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे उसका पाथ क्या होगा, वो कहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। और फिर हमने डायरेक्टली उस फाइल को का वेरिएबल में अपना नेक्स्ट मेथड यूज करके, ठीक है, यूज करके हमने उसमें डायरेक्ट मैसेज पास आउट कर दिया। अब ये तो हुआ कि फ़ाइल को क्रिएट करने के बाद हमें उस फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर जो भी हमने मैसेज डाला है या जो भी हमने फ़ाइल के अंदर टेक्स्ट डाला है उसको देखने के लिए हम डायरेक्ट फ़ाइल पे भी जाके देख सकते हैं। अगर हम ये नहीं चाहते कि हमें फ़ाइल पे जाना पड़े और हम अपने कोड के थ्रू ही, यानी कि पाइथन के कोड के थ्रू ही हम उस डेटा को फैच करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर दूसरा ऑपरेशन लगा देंगे। जैसे कि हम एक फैच डेटा के नाम से कोई भी एक रैंडम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसमें हम अपना जो फाइल है हमारी, उसमें पहले हमने क्या किया था, राइट टेक्स्ट, यानी कि राइट टेक्स्ट से हम उसको लिख पा रहे थे, लेकिन अब की बार हमें रीड करना है, ठीक है। तो हम रीड टेक्स्ट वाला जो ऑपरेशन है उसको हम यूज कर लेंगे और बस इतना ही हमें करना होता है उस डेटा को डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, और बस हम उसको अब प्रिंट में कॉल कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे जो भी हमारा डेटा रीड होने के बाद जो भी यहाँ पे हमें पाइथन कोड लेके आए वो इसके अंदर इस वेरिएबल में सेव कर देगा और हम उस डायरेक्ट वेरिएबल को देख के अपना यहाँ पे जो भी मैसेज होगा डायरेक्ट हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम है जो हमारी इस फाइल में, ये यहाँ पे आउटपुट में हमें सेम मिला। अब बात करते हैं कि अभी तक जैसे हमने ये फ़ाइल क्रिएट की, तो इस फाइल को क्रिएट करने पे हमें यहाँ पे जो भी हमने एडिट किया वो हमें यहाँ पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल में कुछ एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम जो हमारा नेक्स्ट कोड होगा, ये कोड तो हमारा फाइल को क्रिएट करना और पहली बार इसमें कुछ लाइन लिखने के लिए हुआ, यानी कि एक न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद जो भी हम मैसेज लिखना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं, हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते थे और उसके बाद हम उसमें अपने मैसेज लिखने स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन अब जैसे हमने पहला मैसेज यहाँ पे जो भी हमारा पहला टेक्स्ट है वो हमने लिख ही दिया है, तो अब इसके बाद हमें अगर कोई दूसरा यहाँ पे इस सेकेंड लाइन यहाँ पे लिखनी है तो उसके लिए हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा होगा विद ओपन, ठीक है। विद ओपन का यूज करके हम अपनी फ़ाइल को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, जो भी हमारी फ़ाइल है, यानी कि हम कह रहे हैं कि इस फाइल को ओपन करके, ठीक है, और इसमें फिर अपेंड करें, ठीक है। ए फॉर अपेंड, अपेंड का मतलब होता है कि इसको ओवरराइट ना करें, इस फाइल को जब ये ओपन करे तो इसको ओवरराइट ना करे, बस अपेंड करें, यानी कि जो भी हम इसको बताए वो सिर्फ इसमें अपेंड करें। और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट जो भी हमारा पैरामीटर है वो डिफाइन कर देंगे, UTF-8, और फिर इस फाइल को एक, जब ये फाइल ओपन होगी तो इसको एक टेम्परेरी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जब ये फाइल ओपन होगी तो एज ए फाइल ओपन होगी, तो अब हम इस फाइल पे अपना जो राइट ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। तो जब हमारा राइट ऑपरेशन होगा तो इसके अंदर हम डायरेक्ट जो भी हमें अपने इसके अंदर जो भी लिखना है हम सिंगल कोट या डबल कोट का यूज कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हम अपना जो एस्केप करैक्टर है वो डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि इसका डिफ़ाइन करने से हमारी जो पहली लाइन होगी, जो ये वाली लाइन है हेलो एवरीवन, इसके बाद एंटर होगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन से ही एस्केप करैक्टर का मतलब होता है कि ये नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे अपना नेक्स्ट मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इतना ही कोड रन कर देखते हैं कि इससे हमें क्या चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्क्रीन पे तो हमें सेम ही मिला, लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमें ये हमारी जो फाइल अपडेट हुई, हाँ ये अपडेट हो गई है, इसमें हमारी जो सेकंड लाइन है वो हमें दिखने लगी है। तो इसका मतलब कि इतनी दो कोड लिखने से हमारा जो भी हम ऐड करना चाहते थे वो हमारा मैसेज उसके अंदर फाइल के अंदर ऐड हो गया। लेकिन अब बात ये आती है कि अब हमें वही चीज़ जैसे हमने पहले उसको रीड किया था ऐसे ही हमें उसको दोबारा से रीड करना है, ठीक है। तो दोबारा से रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम ये डेटा यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब चलो इतना ही एक बार देख लेते हैं, तो इसको दोबारा से हम एक ऐसे मैसेज डाल देते हैं कि अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा फाइल है, फाइल अपडेट है,
वो हमारा जो भी हमने फाइल अपडेट किया था यानी कि अपेंड मेथड के अपेंड के साथ वो हमारा हो गया है। तो हमें इससे पता लग जाएगा कि हमारी फ़ाइल अपडेट हो चुकी है और इसके बाद हम डायरेक्ट अपने उस डेटा को, जैसे हमने पहले भी आउटपुट में देखा था स्क्रीन पे, हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलो एक बार इसको कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमें ये वाला ये आया, उसके बाद हमें वापस से जो हमारी अपडेटेड फाइल है वो हमें यहाँ पे दिखने लगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्पेस दें तो हम ये भी कर सकते हैं, एस्केप करेक्टर लगा के थोड़ा सा हमारा जो आउटपुट है वो थोड़ा हमें ठीक फॉर्मेट में दिखने लगेगा। इसको एक बार क्लियर करके स्क्रीन को दोबारा से देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको फाइल को रन किया तो ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है ये हमारा इस वाली लाइन कोड की वजह से दिख रहा है। उसके बाद फिर हमें जैसे ही हमने इसमें सेकंड लाइन ऐड की तो हमें ये लाइन हमने ऐड की और फिर हमें ये मैसेज आया। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो फाइनल डेटा है यानी कि जो हमारी पहली लाइन है और जो हमने दोबारा लाइन ऐड की वो हमारे एक साथ यहाँ पे दिखने लगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा क्योंकि वो सेम है। अब इसमें हमने अभी तक फाइल को क्रिएट करना और फाइल को एडिट करना भी सीख लिया, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही अब बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला कोड लिखा था, जैसे माई फाइल डॉट राइट टेक्स्ट, और इस कोड को रन किया तो हमारे फोल्डर में तो फाइल बन गई और उसके बाद जैसे हमने रीड टेक्स्ट लिखा हमारे ये प्रिंट भी हो गया। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो राइट टेक्स्ट जितना आसान लग रहा है हमें उतना ये डेंजरस भी है। डेंजरस ये क्यों है कि अगर मान लेते कि हमारे कंप्यूटर में पहले से ही ये फाइल होती mytext.txt और उसके अंदर हम कुछ लिखना चाहते तो ये उस वाले फाइल के अंदर का जो भी कंटेंट है उसको ये ओवरराइट कर देता और वो कम्प्लीटली हमारा डेटा लॉस हो जाता और उसको हम कभी भी रिकवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो ये राइट टेक्स्ट है इसको हमें बहुत ध्यान से यूज करना है और अगर हमें पहले से पता है कि हमें अपनी फाइल में कुछ ऐड करना है तो हमें अपेंड ही यूज करना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे विद ओपन ही यूज क्यों किया। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ओपन फाइल का यूज करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन फाइल होती है उस फाइल को ओपन तो कर लेता है, लेकिन वो फाइल फिर उसको हमें क्लोज भी करना होता है। अगर हम उसको क्लोज नहीं करते तो वो फाइल फिर रैम में ही रह जाती है और फिर हमारी रैम इस तरह से जो भी यूटिलाइजेशन है रैम का ऐसे ही बढ़ता जाता है क्योंकि रैम में अभी भी वो फाइल ओपन रहती है। ठीक है, तो इसलिए विद ओपन का यूज करने से वो फाइल अपने आप ऑटोमेटिक पाइथन उसको ओपन करेगा और जब उसकी जो रिक्वायरमेंट है फाइल की अगर हम वो अपने आप ही जैसे कोड कंप्लीट होगा वो उसको क्लोज भी कर देगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली हमने ये यहाँ पे जैसे ये तो हमें पता है कि ए से हमने इस फाइल को अपेंड करने के लिए हमने इसको ओपन किया, लेकिन हमने यहाँ पे एनकोडिंग क्यों लिखा। ठीक है, जो एनकोडिंग है ये फाइल फॉर्मेट है और ये जो विंडोज़ सिस्टम है उसका ये लेटेस्ट एनकोडिंग है। एनकोडिंग एक्चुअली यूज क्या होती है कि जैसे हमें पता है कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज़ कंप्यूटर में एज इट इज़ जो भी हम मेंशन करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो हम मेंशन करते हैं वो एज इट इज़ सेव नहीं होती है, वो एक बाइनरी 0-1 की फॉर्मेट में सेव होती है। अब जब हम यहाँ पे कोड रन कर रहे हैं तो ये जो भी कोड है वो एक बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव होगा। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ सिस्टम होता है या जो भी कंप्यूटर होता है वो उसमें जो उसकी पुरानी एनकोडिंग फॉर्मेट होता है वो उसी को यूज करता है। पुरानी एनकोडिंग फॉर्मेट में काफ़ी सारी लैंग्वेज इंक्लूड नहीं होती है। तो अगर जैसे बात करें
तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लिख रहे हैं तो वहाँ तक ठीक है, अगर हम एनकोडिंग यहाँ से हटा भी देंगे UTF-8 तो भी हमारा कोड में कोई एरर नहीं मिलेगा। लेकिन मान लेते कि अगर हम अपने कोड में कोई दूसरी लैंग्वेज जैसे हिंदी या फिर कोई इमोजी ऐड करें तो उससे उससे फिर हमें एरर आएगा और हमारे कंप्यूटर उसको प्रॉपर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा जीरो बाइनरी की फॉर्मेट में, और फिर हमें यहाँ पे सिंटैक्स एरर या यूनिकोड एरर दिखने लगेगा। अगर हम इसको एक बार लाइव देखना चाहते हैं तो हम इसके लिए कुछ यहाँ पे एक हिंदी में कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम एक टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम सिर्फ यही मैसेज यहाँ से जो भी हमारे हिंदी वाला फ़ॉन्ट है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको डायरेक्ट अपने पाइथन में इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, अब हम इस कोड को एक बार रन करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या एरर मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस कोड को रन किया तो हमें यहाँ पे एरर दिखने लगा। अब अगर हम ध्यान से एरर को देखें तो हमें जो एरर दे रहा है हमें ये एरर यहाँ पे जो रीड करने के टाइम पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम कि रिटर्न, जब ये रीड जो हम करने की हम यहाँ पे जो कमांड डाली है रीड वाली, तो उसकी वजह से हमें ये एरर यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से अगर इस फाइल के अंदर जाए तो हमें ये हिंदी वाला जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया था वो हमें यहाँ पे फाइल में दिखने लगा। तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो राइटिंग में नहीं है, सिर्फ रीड करने के टाइम पे है। तो हमें ये एनकोडिंग अपने रीडिंग वाले फॉर्मेट में भी एक बार डालनी होगी ताकि सिस्टम को पता लग जाए कि हमारा जो जो हमारा यहाँ पे जो हम टाइप कर रहे हैं वो हिंदी में है, या वो उसको अच्छे से बाइनरी में या अब उसको कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो अब इसको हम एक बार दोबारा से कोड को रन करते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ भी एरर नहीं मिला और हमारा जो हिंदी में जो लिखा हुआ था वो हमें एज इट इज़ यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, तो इससे हमने देखा कि जो हमारा एनकोडिंग है वो कितना ज़रूरी है। और एनकोडिंग को हम जब हमें अपनी कोड में किसी जैसे इंग्लिश के अलावा इमोजी या फिर और दूसरी लैंग्वेज स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना होता है तो हम एनकोडिंग UTF-8 का यूज करते हैं। ये काफ़ी लेटेस्ट एनकोडिंग है जिसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और जापानीज़, काफ़ी सारी लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहती है। और जब हम इसका यूज़ करते हैं तो अगर हमारा कोड किसी भी लैंग्वेज में हो तो वो उसको कन्वर्ट करके बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर पाएगा और उससे हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। तो ऐसे हमने देखा कि इस वाले कोड से हम अपनी फ़ाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी हो तो कमेंट में बताएं, और दूसरा अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।